जो भी कुछ हमने अपने पास बचा कर रखा है अपनी कमाई से, या जो भी कुछ हमारे पास सेविंग है, अब उनका करना क्या है। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर हम चाहें तो उनको इमरजेंसी के लिए सेव करके रख सकते हैं, उनको लोकल या बैंक में रख सकते हैं, उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो हमारे ड्रीम्स या गोल हैं, बड़े गोल, जैसा कि हमको घर खरीदना है, शादी करनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, या फिर हमारा रिटायरमेंट का प्लान है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपनी सेविंग को यूज़ करने के। हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी कुछ आपने बचा कर रखा है, सेविंग की है, उनको कहाँ पर खर्च करना है, कितना खर्च करना है, और उनके साथ में हमें क्या करना है। पीछे की वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी पहली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैसे करनी है, और उसमें मोस्ट और सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेविंग। सेविंग कैसे करनी है, इसके बारे में मैंने आपके सामने वीडियो रख दी है। खर्चों को कम कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो हमने अपनी सेविंग तो कर ली। अब बारी आती है कि हम अपनी उन सेविंग को कहाँ कहाँ कितना कितना यूज़ करना है, ये भी जान लें। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर हमेशा प्लानिंग करता है कि सेविंग किस तरह से उसको यूज़ करना है। फाइनेंशियल प्लानर है, जो एक्सपर्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग में, उन लोगों ने जो भी कुछ हमको बताया है मैं आज आपके सामने बताऊंगा। और ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का जो स्टेप है वो सेविंग है। अब सेविंग को किस तरह से हमें आगे ले जाना है, जहाँ से हमारी एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बाहर निकल कर आए। तो उसके लिए कुछ स्टेप हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैं एक एक करके आपके सामने बताने वाला हूँ। हम अपने उन सेविंग को कहीं पर खर्च कर सकते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारी जो सेविंग है वो इमरजेंसी के लिए कहीं रख देते हैं, या हमारे जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम उनको लॉकअप में रख देते हैं, या बैंक में रख देते हैं, या हम उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपनी सेविंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सही जगह कितना कहाँ पर खर्च करना है, ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कुछ पॉइंट्स की तरफ, कुछ बातों की तरफ, जहाँ आप इजीली समझ जाओगे कि एक्चुअली आपको अपनी सेविंग के साथ क्या करना है, और एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर कैसे बनना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमको ये जान लेनी है कि अपनी सेविंग के साथ हमें एक्चुअली करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपनी पूरी सेविंग को अपने लॉकर में या अपने घर में कहीं पर भी जमा करके नहीं रखना है। इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान मिलने वाला है। किस तरह से? आपने जो भी कुछ सेविंग किया है, मैं इंडियन रुपीस के हिसाब से लगाता हूँ। मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए सेव करके रख लिए हैं, लेकिन दोस्तों 5 साल बाद, 10 साल बाद वो 5 लाख रुपए नहीं रहेंगे। वो धीरे 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 कम हो रहे हैं, और आपको पता भी नहीं लगेगा। कैसे? वो दिखाए तो आपको 5 लाख ही दिखाई देंगे। जब आप उनको देखोगे तो 5 लाख ही दिखाई देंगे, लेकिन उनकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे सामने इन्फ्लेशन है, हमारे सामने महंगाई है, जो हमारे फंड्स की वैल्यू को धीरे धीरे कम कर देती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने कोई घर खरीदने का इरादा किया, और आप जाकर देखते हो कि उस घर की कीमत 5 लाख रुपए इंडियन रुपीज के हिसाब से है। लेकिन जब आप उसके लिए पैसे जोड़ते हो, जमा करते हो अपने पास, तो 5 साल तक अगर आप देखोगे, 5 साल में आपने 5 लाख रुपए जमा कर लिए, तो 5 साल के बाद जब आप उस घर को लेने जाओगे तो वो 5 लाख का नहीं मिलेगा आपको। वो 6 लाख का हो गया होगा, 7 लाख का हो गया होगा। और अगर कोई अच्छी जगह पर वो घर है तो हो सकता है वो डबल हो गया हो, 10 लाख का हो गया हो। मतलब क्या हुआ? आपने जो 5 लाख रुपए सेव करके रखे हैं, उनकी अब वैल्यू खत्म हो गई है, कम हो गई है, या समझ लीजिए आधी हो गई है। क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती है, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ने की वजह से जो भी कुछ हम अपने लोकों में, अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हैं फंड, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। तो इसलिए सबसे पहली गलती ये ना करें कि आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे कम करने वाली चीज़, यानी कि उसको लॉकअप में या घर में ना रखें। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मनी को, अपने फंड को बैंक में डाल देते हैं, क्योंकि वहां पर उनको एक छोटा सा इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ा सा ब्याज मिलता है। बस उसी के लिए वो लोग डाल लेते हैं, और उनको लगता है कि उनका पैसा बढ़ रहा है। दोस्तों, ये भी नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर हमको जो रिटर्न मिल रहे हैं ब्याज की वजह से, वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। उसमें कुछ नहीं होने वाला। आपके 5 साल की कमाई के बदले में वो आपको जो है 1 साल में 1 महीने की आपकी जो सैलरी या कमाई है वो देंगे बस।
तो इसलिए बैंक में रखना भी सही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन से बीट करना या फिर महंगाई से लड़ने के लिए ये चीज़ काफ़ी नहीं होगी। उनके जो रिटर्न है, जो हमको ब्याज मिलता है बैंक में, वो बहुत थोड़ा होता है, और बैंक वाले उसी पैसे को यूज़ करके बहुत अच्छे रिटर्न कमा लेते हैं, उसके बदले में आपको एक छोटी सी चॉकलेट दे देते हैं, समझे। तो बैंक में रखना, लोकल में रखना सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क है, जहाँ आपको बैंक में 2%, 2.5%, 3% वगैरह, अलग अलग बैंक के अलग अलग प्लान है, तो वहाँ पर जो है हमको इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम होता है। तो हमारे लिए ये ठीक नहीं है कि हम अपने पैसों को अपने लॉकअप में रखें या फिर बैंक में रखें, कि जो भी कुछ आपकी सेविंग है पूरी की पूरी आपको अपने पास नहीं रखनी है। दूसरा हमारा पॉइंट है इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी फंड क्या होता है दोस्तों? हो सकता है कभी कभी हमको कुछ इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, जहाँ पर हमको पैसों की फंड की ज़रूरत पड़ जाए। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कुछ अचानक से ऐसा काम आ जाए जिसमें हमको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाए। या हो सकता है कि अच्छे या खुशी के टाइम में भी हो सकता है कि आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसका बंदोबस्त आप कहाँ से करोगे? और बहुत बार ऐसा भी होता है, आज के टाइम में बहुत पॉसिबल है कि आप जिस जॉब पर या जिस बिजनेस पर डिपेंड हो वो चला जाए, आपका बिजनेस बंद हो जाए, काम न चले या आपकी जॉब छूट जाए, तो उस टाइम पर खाने खर्चे कहाँ से लाओगे? पॉसिबल है आज के टाइम में। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको इमरजेंसी फंड हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास रखना चाहिए। तो इमरजेंसी के टाइम पर जो फंड हमारा यूज होगा उसी को बोलते हैं इमरजेंसी फंड। दोस्तों पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी पूरी सेविंग अपने पास लॉकअप में नहीं रखनी, लेकिन थोड़ा सा इमरजेंसी फंड आपको अपने पास रखना होगा। अब ये अमाउंट कितना होना चाहिए? तो एक्सपर्ट की माने, जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ये कम से कम 6 महीने की जो आपकी कमाई है या 6 महीने की जो आपकी सैलरी है, उतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने का 20,000 कमाते हैं या आपको सैलरी मिलती है, तो 6 महीने के हिसाब से आपके बनते हैं 1,20,000 रुपये। तो आपको पास 1,20,000 रुपये हमेशा होने चाहिए। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आपकी जॉब छूट जाती है या फिर आपका जो बिजनेस है वो काम नहीं करता है, तो 6 महीने तक कंटिन्यू आपके पास एक टाइम है, आप उसमें चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं। आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हैं, दूसरा बिजनेस चेंज कर सकते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे और टाइम बहुत सारा रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि इमरजेंसी फंड हमेशा अपने पास हमारे होना चाहिए। क्या तो ये 6 महीने का मैंने आपको बताया, तो क्या ये 6 महीने का हमको एकदम से ही जमा करना है? नहीं दोस्तों, ये 6 महीने का फंड आपको इंस्टॉलमेंट में ही जमा करना है। जैसा कि आपकी सेविंग हुई 1 महीने की, उसमें से आप थोड़ा सा अमाउंट निकाल करके इमरजेंसी फंड के नाम पर रख दें। तो ये हो सकता है आपका 1 साल में पूरा हो सकता है कि ये आपका 1.5 साल में पूरा या हो सकता है जल्दी पूरा हो जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये हमेशा होना चाहिए। जब आपका इमरजेंसी फंड यानी कि 6 महीने की कमाई आपकी अलग हो जाए, तो फिर इसको रोक दें, इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा न डालें। बाकी बचता है कुछ अमाउंट, तो हो सकता है कि आपने कुछ फाइनेंस करा रखा हो सकता है आपने कुछ इंश्योरेंस ले रखा हो, तो वहाँ आपका थोड़ा बहुत अमाउंट चला जाएगा। अब आता है जो हमारे पास फंड बचा है। याद रखना, अब ये आखिरी फंड बचा है। जो भी कुछ हमारी सेविंग है उसमें से हमने कुछ इमरजेंसी के लिए निकाल लिया, कुछ हमने इंश्योरेंस वगैरह के लिए निकाल लिया होगा। अब जो हमारा मेन फंड बचता है आखिरी, ये याद रखना, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब ये बड़ा अमाउंट क्या करेगा? अब इस अमाउंट को आपको लगाना है काम पर। किस तरह से काम पे लगाना है? इन्वेस्टमेंट करके। और यहाँ से हमारा शुरू होता है इन्वेस्टमेंट का पार्ट। अब यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो याद रखना, जितना ज़्यादा हो सके, जितना भी ज़्यादा हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए फंड को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। आपका जो आखिर में फंड बच रहा है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा फंड होगा उतनी ही आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, उतना ही फंड आपका काम पर ज़्यादा करेगा और वहाँ से जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो भी ज़्यादा ही मिलेंगे। तो हमेशा इस चीज़ पर फोकस करिए और पूरी मेहनत करिए इस चीज़ के लिए कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो दिन ब दिन बड़ी होती जाए, छोटी ना हो। इसीलिए मैंने आपको इमरजेंसी फंड अलग करा दिया कि कहीं पर आपको इमरजेंसी भी आए तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का फंड है उसको ना निकालें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करके इन्फ्लेशन से बीट कर सकते हो।
इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर महंगाई जितनी तेजी से बढ़ती है इन्वेस्टमेंट में, उससे कहीं तेजी से आपको रिटर्न मिलते हैं, उससे कहीं तेजी से आपको प्रॉफिट होता है। दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट ही आपके सारे गोल्स पूरे करने वाला है। जो भी बड़े गोल्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, आपका रिटायरमेंट का प्लान है कि जब मैं थोड़ा सा उम्र में आ जाऊं या फिर मैं काम करना बंद कर दूं तो मैं बैठे बैठे मुझे कुछ मिलना शुरू हो जाए कि मुझे यहाँ वहाँ काम करने की जरूरत ना पड़े और आप जल्द से जल्द अपना रिटायरमेंट प्लान कर लें। हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं छोटे होंगे, आप उनके लिए कुछ फंड जमा कर रहे होंगे कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो उनकी एजुकेशन में, इनकी पढ़ाई में हम लोग इन पैसों को इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़े बड़े गोल आपके इन्वेस्टमेंट से पूरे होंगे और कोई रास्ता दूसरा नहीं है। हो सकता है कि आप सेविंग करो, अपने पैसों को लॉकअप में रखो और आप अपने गोल्स को पूरा कर लो, लेकिन आप अपने उन गोल को महंगा करके खरीद रहे हो। आप एक घर खरीदोगे तो महंगा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फायदे हैं और हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनमें से म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, रियल एस्टेट भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो में और वहाँ पर समझते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन सब में एक आम आदमी के लिए, एक गरीब के लिए भी कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकता है और अपने गोल्स को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझ लिया कि हमारी जो भी कुछ सेविंग हुई है उनको घर में नहीं रखना है, उनको बैंक में नहीं रखना है और उनमें से कुछ ना कुछ अमाउंट आपको इमरजेंसी फंड के तौर पे निकालना है, जो कि आपके 6 महीने की कमाई होनी चाहिए। आपका जो भी कुछ बचा है उसको आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए, जहाँ से आपके पूरे गोल्स कंप्लीट होने वाले हैं, जहाँ से आप महंगाई से लड़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो में, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपके पास प्लेटफॉर्म हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आपको क्या क्या मिल सकता है, कितना फंड आपको चाहिए रहेगा और सबसे बेस्ट, सबसे सस्ता आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।